बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज हुकूमत की तरफ से मज़ीद वजाहत की गई है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से भरपूर इकदाम किए गए हैं। आज मुशीर दाखिला बराए एहतिसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि शुगर मिल्स के हवाले से क्या क्या हुकूमत ने इकदाम किए हैं और ये तमाम के तमाम इकदाम शुगर कमीशन की रिपोर्ट के तनाजुर में किए गए हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर का कहना था कि उन्होंने 69 शुगर मिल्स का ऑडिट मुकम्मल कर लिया है, मज़ीद का भी ऑडिट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लायबिलिटीज़ भी फिक्स की गई हैं। शुगर मिल के हवाले से 44 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, 619 अरब रुपए की लायबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने शुगर मिल्स के हवाले से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगाना शुरू कर दिया है और अगली क्रशिंग से पहले ये तमाम का तमाम निज़ाम इसकी तनसीब मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम कदम हुकूमत की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि काश्तकारों को जो वाजिबुल अदा पैसे थे वो अदा कर दिए गए हैं। साल साल से उनको पैसे अदा नहीं किए जा रहे थे। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उनको पैसे दे दिए जाएं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इस इजाफे से मईशत पर क्या असरात होंगे, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन यकीनी तौर पर जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इससे महंगाई भी बढ़ती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि इससे महंगाई ना बढ़े, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि चूंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इसलिए मजबूरन हमें भी ये इजाफा करना पड़ा। वजारत ख़जाना के तर्जुमान ने आज अपनी एक वजाहत में कहा है कि आलमी सतह पे 10 से 15% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने 8.25% तक इसमें इजाफा किया है। इसके मईशत पर क्या असरात होंगे और महंगाई से कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से माहिर माशियात जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर SDVI के सरबरा और माहिर माशियात जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त एक सूरत हाल बनी है, ये इजाफा भी नागुज़ीर था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके ज़ाहिर है कि महंगाई पर भी असरात होंगे और मुल्क की मईशत पर भी असरात होंगे। आपके कॉमेंट प्लीज़। जी, आई थिंक इस वक्त दर्द है अवाम के लिए और हुकूमत दोनों के लिए यकसा, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो जाहिर है कि जिसको स्पेशली टारगेट साथ बात में दाखिल होना हो वो नहीं चाहेगी कि कोई नॉन पॉपुलर डिसीजन ले। लेकिन अगर वो ये फैसला ना करती तो ये देखते कि उसके जो मुजम्मरात थे वो क्या होते। उसके मुजम्मरात ये होते कि एनर्जी सेक्टर डेट जो कि इस वक्त ऑलरेडी 2.6 ट्रिलियन रुपीज को टच कर चुका है, उसमें मजीद इजाफा हो जाता। और ये चाहे ये हुकूमत दोबारा आती या कोई और आता, जो एक दोबारा फौरन कायम सख्त है उसके अंदर एंटर होना पड़ता। सिर्फ मैं याद दिलाता चलूँ कि जो इस वक्त का एनर्जी सर्कुलर डेटा ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में शुरू हुआ 2007 में, जबकि तेल की कीमतें आलमी मंडी में $55 फी बैरल से $110 पर बैरल पे चली गई थी। और चूंकि इलेक्शन ईयर था, सिर्फ 9% उसका इम्पैक्ट अवाम को पास ऑन किया गया, बाकी जो है वो हुकूमत ने खुद अब्जार्ब कर लिया और वो बढ़ता बढ़ता आज एक एनर्जी सर्कुलर डेट का फ्रीज बन चुका है। लेकिन इसका दूसरा जो है वो एक और पहलू भी है और वो जियो पोलिटिकल पहलू है। वो ये है कि इसी एनर्जी सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए IMF ने हमें 2 साल पहले कहना शुरू किया था मुख्तलिफ रिफॉर्म्स का, और ये पास ऑन करते जाएं हम जो भी आलमी मंडी की कीमतें हैं। हुकूमत इसको कोविड की वजह से या मुख्तलिफ और चीज़ों की वजह से लिंगर ऑन करती चली जा रही थी। लेकिन जो आज के हालात हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद अब IMF आपको किसी किस्म की कोई लीनियंसी देने के लिए तैयार नहीं। फाटफ और IMF ये दोनों अमेरिकन इन्फ्लुएंस में काम करते हैं और इन दोनों से आपको किसी किस्म की कोई लीनियंसी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और वजीर खजाना जो कि इस वक्त वाशिंगटन DC में IMF के छठे रिव्यू के लिए उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त हुकूमत पे है कि वो सारी कॉस्ट जो है वो पास ऑन कर दे। और कल की जो कीमत थी पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में वो $85 पर बैरल जा चुकी है। तो देयर इज अ लिमिट कि हुकूमत कितना अब्जॉर्ब कर सके। अगर मैं हुकूमत के टैक्सेस को देखूँ तो पेट्रोल पे टोटल जो इस वक्त पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स की मद में लिया जा रहा है वो तकरीबन 10% टैक्स है, और जो डीजल पे लिया जा रहा है वो तकरीबन 13% है।
तो बाकी जो है वो आलमी मंडी का इम्पैक्ट है, यानी कि हुकूमत ने जो बजट किया था 30 रुपए पर लीटर लेवी, उसकी जगह वो 5 रुपए पर लीटर लेवी करी है। 5 रुपए 16 पैसे के करीब पेट्रोल पे, 5 रुपए 68 पैसे के करीब जो है वो डीजल पे। तो हुकूमत अपने वो कुशन एक फ्राहम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उसका अपना बजट खसारे में है तो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट इट कैन बी डन। ठीक है, शमसुल इस्लाम खान साहब, आप भी इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि अगर ये पास ऑन न किया जाता तो इसके फिर ज़्यादा नुकसानात होते, बजाय इसके कि हम जो ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है कि महंगाई के तनाजुर में बात करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन बहरहाल एक ग्लोबल फिनोमिना भी है, एक आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत का तयन है और ज़ाहिर है हमें वहीं से तेल लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखें आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कोरोना के दौरान आपने देखा कि पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे आ गई थी और $10 से भी नीचे चली गई थी। तो उसमें एक नेचुरली एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड था और वो अब जो है हम उसको देख रहे हैं। करंटली आज मार्केट जो है 83.86 पे चली गई है पर बैरल और ये आगे भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो हमने जो शुरू में देखा कि वहाँ पर भी जो प्राइस जो डिक्लाइन था उसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को पास ऑन किया गया। हालांकि उस वक्त दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स जो थी वो उसका बेनिफिट खुद ले रही थी और उससे अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि विंडफॉल प्रॉफिट जो है रेवेन्यूज़ कमाए जा सकें। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे जो आवाम थी उसकी हालत को प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखते हुए ये डिसाइड किया कि हम इसको पास ऑन करेंगे और टैक्स लेवी भी कम की। और अभी भी जो प्राइस बढ़ी है इसके हिसाब से तो हमने जो अगर रीजन के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में कोई आज 111 इंडियन रुपीस से ऊपर का पेट्रोल पर लीटर चला गया, जो तकरीबन पाकिस्तान में कोई 228 से भी ऊपर का उसकी कॉस्ट आती है। इसी तरह से जो बांग्लादेश का देखें तो वो भी 89% जो तकरीबन 178 रुपये करीब उसकी भी कॉस्ट आ रही है। तो पाकिस्तान जो है रीजन में हुकूमत ने अभी भी जो है अपना जो सारा उसका जो प्राइस इंक्रीज हो रही है उसको पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर तक। और ये अगर नहीं करते तो आगे आपको पता है कि हमारी जो पास रेवेन्यू जो कलेक्शन के जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत फिक्स्ड एवेन्यूज़ हैं और हमारे पास जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो टैक्स के उसमें नहीं आती, ना तो टैक्स देना चाहती है। तो उसकी वजह से आपको हुकूमत को और ज़्यादा खसारा बर्दाश्त करना पड़ता। आज के हिसाब से जो प्राइस आई है, आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 140 मुल्कों से सस्ता पेट्रोल दे रहा है। आज सिर्फ हमारे पास कोई 28 एक मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सस्ता है, बाकी सारे ही के सारे, यहाँ तक कि आप एशिया में देखें तो मलेशिया, सिंगापुर, इन सब जगह पे पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन जो अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे होते हैं कि जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि अभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का इन्फ्लेशन के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। अब वो डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब नई रिसर्च आ गई है, उसका इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अवामिल इकट्ठे होकर आपके इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं। तो हुकूमत के लिए तो ये नागुज़ीर था, अगर नहीं बढ़ाते तो फिर आगे जाके फिर आपको मज़ीद बढ़ाना पड़ता। हमें तो ये चाहिए कि इसके ऊपर एक पड़ोसी ममालिक में जो एक पॉलिसी चलती है कि वहाँ डेली बेसिस के ऊपर प्राइस करेक्शन होती है, वो चंद पैसों में फ़र्क आता है और उसका डिस्टेंस के हिसाब से वो प्राइस बढ़ाते हैं कि जो जितना कार्टेज उसमें ज़्यादा ऐड होगा वहाँ की प्राइस ज़्यादा होगी। तो आई थिंक उसके ऊपर आपको देखना होगा पाकिस्तान में, क्योंकि ये प्राइस का जो फार्मूला है ये यूनिफॉर्म है पूरे मुल्क में। कराची से लेकर और अस्तौर वैली तक जो है वो पेट्रोल की प्राइस तकरीबन एक ही चलती है, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यहाँ कोई 15 दिन के बाद जो प्राइस रिवीजन होती है तो वो एक्यूमुलेट कर चुका होता है डिफरेंस बहुत ज़्यादा, कि 10-12 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, इससे फ़र्क पड़ता है। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इसका जो प्राइसिंग फार्मूला है वो चेंज करें ताकि आवाम को जो है इतना बड़ा झटका ना लग सके और मामूली से उसके ऊपर वो एडजस्ट करते रहें। ठीक है डॉक्टर आबिद साहब, ये अब ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में भी हैं और आपने फरमाया कि छठे रिव्यू के लिए वहाँ मौजूद हैं। $1 अरब की पेमेंट होनी है IMF से। फिर वो IMF आपसे रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात करता रहा है, लेकिन साथ में सर्कुलर डेट वाला मामला हमेशा आप इसको डिस्कस भी करते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू है जो चला आ रहा है। कैपेसिटी चार्जेस का भी मसला है, वो पेमेंट भी आपने करनी है, वो बिजली दे ना दे आपने पेमेंट करनी है। ये कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान की मईशत के लिए और कितना बड़ा बोझ है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए। और फिर वो जो एक रीनेगोशिएशन का प्रोसेस था उससे भी फर्क पड़ेगा फिर काफ़ी। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करते हैं एनर्जी सर्कुलर डेट की तो वो तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपीस है। आपका जो पूरे साल का दफाई बजट है वो तकरीबन
1300-1400 अरब रुपए है। तो जो इस वक्त हमारा एनर्जी सर्कुलर डेट है वो डिफेंस बजट से, साल के डिफेंस बजट से तकरीबन दुगना हो चुका है जो अभी तक का सर्कुलर डेट है। इसी तरीके से जब उसके अंदर जब आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की बात करते हैं तो वो एक और बड़ा ब्लैक होल है, जिसके लिए कि हमाद अजहर साहब ने राइटली कहा कि सर्दियों में वो लोग जो कि अपने पिछले साल की कंजम्पशन से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे होंगे उनको एक सब्सिडाइज रेट पे बिजली दी जाएगी ताकि इसकी कंजम्पशन में इजाफा हो सके इलेक्ट्रिसिटी की, बजाय इसके कि वही पैसे जो हैं वो पावर जनरेटर्स को दिए जाएं कि हम उनसे बिजली नहीं खरीद रहे। तो ये चीजें जो है ये तो इस वक्त फंडामेंटल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है उनको बेहतर बनाना वो भी जरूरी है। डिस्को की प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें तो जो हेस्को है जो हैदराबाद, पेस्को पेशावर, कैस्को जो कोयटा और सेस्को जो सक्खर जो है डिस्कोस, वो वन ऑफ द हाईएस्ट लॉस मेकिंग आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो लोगों से अगर बिलों की फराहमी जो है वो रिकवरी नहीं होगी तो उसका खमियाजा भी उन लोगों को भुगतना होगा जो कि बिल देते हैं और ईमानदारी से अपने सारे बिल पे कर रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ चीजें हैं जो कि हुकूमत बात कर रही है कि IMF जो बात कर रही है कि उनको करना चाहिए और हुकूमत इस पर करने में इंटरेस्टेड भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो एक मेजर चीज करना होगी वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी खत्म कर दी जाए। अच्छा, लेकिन शमसुल इस्लाम साहब, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि सब्सिडी खत्म की जाए, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम टारगेटेड सब्सिडी। जी 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 जो टारगेटेड सब्सिडी है ना वो फिर ऐसा है कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी का मतलब ये है कि देखिए अगर आप एक बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो आप 1 लीटर में कितना कर रहे होंगे, 8 किलोमीटर कर रहे होंगे, 9 किलोमीटर कर रहे होंगे, तो आपको दिन में कम से कम 10 लीटर जो है पेट्रोल चाहिए। एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो उसी 10 लीटर में अपने कम से कम 15 से 20 दिन गुजार लेता है। बिल्कुल सही वाला जो है बिल्कुल सही। वाला, तो आप मोटरसाइकिल वाले के नाम पे अगर सब्सिडी दे रहे हैं और वो सारी की सारी जीप वाला या बड़ी गाड़ी वाला ले जाता है तो उसका फिर सब्सिडी देने का फायदा क्या होगा? सब्सिडी तभी आप दे पाएंगे अगर वो टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुंचे, और अगर वो बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच रही है तो फिर डेफिनेटली एलीट कैप्चर हो रहा है। और हमें इस वक्त डाटा हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि मोटर बाइक्स टोटल कितने हैं, हमें पता है कि रिक्शा कितने हैं, किनकी कितनी है, किनके नाम पे रजिस्टर्ड है। डाटा ट्रायंगुलेशन करके मैनेजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, FCR का, नाटा का, बैंक्स का, तो उन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट जो है वो दी जा सकती है। आप उनको डायरेक्ट पेमेंट दें। हाँ, इससे मिडिल क्लास जरूर हिट होगी, लेकिन उनको कुछ टैक्स क्रेडिट टाइप कुछ चीज जो है वो देना पड़ेगी ताकि वो लोग जो कि ज्यादा कंज्यूम करते हैं पेट्रोल वो ज्यादा उसका रेट पे करें, और जो हकीकत मुस्तहिक सब्सिडी के उन तक सब्सिडी जाए। ठीक है, टारगेटेड सब्सिडीज, वही जो वज़ीर ख़जाना बात कर रहे हैं, आपने वही बात की कि टारगेटेड सब्सिडी। शम्स साहब, हुकूमत कहती है कि ये जो एहसास प्रोग्राम है, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि एक तो सब लोग रजिस्टर्ड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और फिर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से जो पहले भी एक प्रैक्टिस की गई वो भी बड़ी सक्सेसफुली और बड़े शफाफ तरीके से पैसा पहुँचा। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जो हुकूमत ने टारगेट किया हुआ है कि हम डायरेक्ट जो टारगेटेड सब्सिडी देंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है कुछ लोग तो इससे अकोमोडेट होंगे। देखिए जी, एहसास के अंदर जो डेटा अभी तक आया है वो 100% पुअर लोगों को कवर नहीं किया अभी तक। उसमें अभी बहुत बड़ी तादाद आपकी बाकी है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस वक्त आबादी का कोई 40% जो है वो गरीब हैं, गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो मिडिल क्लास जो किसी भी सोसाइटी की जो एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, बल्कि आपकी इकॉनमी को चलाने वाला होता है, वो इस महंगाई की वजह से और जो कोरोना के अंदर जो उनकी आमदनियों महदूद हुई हैं, बल्कि ले ऑफ हुए और उनके कारोबार ख़त्म हो गए, तो वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। ये ख़तरनाक उस सिस्टम है। लेकिन आपको अगर आपका टारगेटेड का अगर आप प्लान कर रहे हैं कि फ्यूल की टारगेटेड सब्सिडी देंगे, तो आई थिंक कि उससे बेहतर आपको एक और काम करना चाहिए। दो बड़े बड़े आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ है कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का और कंफर्टेबल होता है। आप सिंगापुर का देख लें, आप मलेशिया को देखें, आपके और दीगर ममालिक यहाँ के, आपके अब दुबई में भी आप देखें कि वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अगर आप अच्छा बना लेते हो यहाँ पर, और उसको जो है उसका
टैरिफ भी इस तरह से रखें कि आपको पर माइल के हिसाब से उसकी टिकटिंग करें। ये ना हो कि माजी की जो हुकूमत जो थी वो उसको फ्री फॉर ऑल 25 रुपए 50 रुपए का टिकट अगर करके चले गए तो उससे तो हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट यूज करके आप जो है बहुत सारी बड़ी आबादी को, यहाँ तक कि मिडिल क्लास के लोगों को जिनके पास गाड़ियां होती हैं, वो भी आपस अपनी गाड़ियां छोड़ के घरों में जैसे दुनिया में होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे, उस तरह बेहतर होगा। दूसरा, आपको जो है यहाँ पर जो प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, आपको देखना होगा कि आपकी ट्रांसपोर्ट जो गुड्स कैरियर जो है वहाँ पर आपका डीजल ज़्यादा यूज़ होता है, फिर एग्रीकल्चर में आपका जो डीजल का यूज़ ज़्यादा है, ट्यूबवेल है, आपके ट्रैक्टर है, वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसका एकदम इतना ज़्यादा इजाफा जो है डायरेक्ट उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे पड़ता है। हुकूमत को ये अपने नज़र में रखना होगा कि ये फार्मूला किस तरह से बनाया जाए ताकि उनको जो है वो हिट भी ना कर सके और महंगाई जो आपकी जो बढ़ती है वो एकदम से ना बढ़ सके। हमारे यहाँ टारगेटेड सब्सिडी अनाउंस तो माजी की हुकूमत भी करती नहीं थी, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जो नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत ने कुछ सीरियसली इसके ऊपर काम किया है और उसकी वजह से बेहतरी होगी। देखें, आप 2000 गज के या एकड़ के एक फार्म हाउस के ऊपर अगर आपने बिजली दी हुई है और उसको भी आप सस्ती दे रहे हो तो ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन साथ ही आपको इंडस्ट्री चलानी है, क्योंकि ये माजी की हुकूमत ने आपको IPP के साथ ऐसे एग्रीमेंट कर दिए कि हर आने वाली हुकूमत के हाथ पैर बांध दिए हैं कि वो उसको जो कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके हिसाब से पेमेंट करे। ये एक बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है इस मुल्क के साथ, इस यहाँ के गरीब आवाम के साथ, कि उनको उस चीज़ की जो वो ख़रीद भी नहीं सकते, इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन उनको पास ऑन किया जाता है। आपको लाइन लॉसेस जो है उसको भी बेहतर करना होगा। गैस के अंदर UFG जो है आपका जो लॉसेस है उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो आपको एक एफिशिएंट पॉलिसी देनी होगी एनर्जी की, ताकि जिस तरह से आपने देखा कि टेलीकॉम्स की पॉलिसी आई थी कि वहाँ पर हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हुआ और दुनिया में एनर्जी की पॉलिसी इसी बेस के ऊपर बनाई जा रही है। बहुत से ममालिक में वहाँ पर ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर, एनर्जी प्रोवाइडर जगह जगह मॉल्स में उनके सेल्स रैप खड़े होते हैं और वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि हम आपको सस्ती बिजली देंगे, आप हमारी बिजली यूज़ करो। हालांकि पावर जनरेशन अलग होती है, ट्रांसपोर्ट उसकी जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो अलग होता है, तो उस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं कराची की मिसाल दूंगा कि KESC को अगर आप देखें तो उसको टोटल आपने मोनोपोली दी हुई है जो एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें वो तमाम के तमाम जो है उसको आप अनबंडल करें, आप उसका जो है नई जो पावर जनरेशन कंपनियां छोटी छोटी उनको भी आगे आने दें। डिफरेंट उसके होते हैं, बायोमास का है, आपका सॉलिड वेट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का है। ये सारी चीज़ें जब आप लाएंगे, एनर्जी मिक्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देखें कि जब भी आपने देखा माजी में कि फर्नेस ऑयल यूज़ होता था उसको ख़त्म करा, तो वो भी अब LNG के ऊपर हम मैक्सिमम चले गए। दोनों ही चीज़ें हमारी इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हमारे यहाँ पानी के हाइड्रो डैम का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे डैम पे काम शुरू किया और हाइडल पावर के ऊपर आ रहे हैं। यही बेस्ट और सस्ता सोल्यूशन होगा एनर्जी का, कि यहाँ पर एनर्जी सस्ती लाई जाए। और दूसरा, हमें अपनी जो ऑयल की जो स्टोरेज अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना होगा। जब प्राइसेस हमारे पास सस्ती होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी हेजिंग भी करनी चाहिए। हम जब स्पॉट बाइंग करेंगे तो फिर हमारे पास हर तरह से ये होगा कि महंगी कॉस्ट आएगी, चाहे वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें या LNG इंपोर्ट करें। तो हमें अपने मैकेनिज्म को बेहतर करना है और प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को आपको पता है कि ना उनके पास इतनी नॉलेज होती है, ना उनकी कैपेसिटी होती है कि वो ये सारे डिसीजन एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर वो एफिशिएंटली कर सकें, और उसका खमियाजा फिर मासिस को भुगतना पड़ता है। तो हुकूमत ने रिफॉर्म्स पे काम भी शुरू किया हुआ है। आप एक ब्लेंड बनाएं कि प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स लें और उनको अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिला के जो है टाइमली डिसीजन लें, ताकि जो भी चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है हुकूमत ने वो सही प्राइस पे आ सकते हैं। और बाकी हुकूमत को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अब कारोबार से अपने आप को निकाले, क्योंकि हम देखें कि आपने रेवेन्यू कमा रहे हैं, अगर आपका 47 अरब आया तो उसमें भी आपका एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लॉसेज में चला जाता है। फिर आपको ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी की पेमेंट देनी पड़ रही है, तो ड्रेनेज आपका जो है रेवेन्यू का वो बहुत है। अभी भी हम 5.8 ट्रिलियन का जो टारगेट है इससे इंशाल्लाह अचीव करेंगे, हमारा 6 ट्रिलियन तक हो सकता है। लेकिन इसमें भी आप देखें कि हमारी इनएफिशिएंसी के जो रेवेन्यू जो ज़ाया होंगे वो बहुत बड़े हैं। वो हमारी माजी की हुकूमतों के कुछ ऐसे कारनामे थे कि जिसकी वजह से ये हो गया। तो अब इस हुकूमत को चाहिए कि उसके अंदर रिफॉर्म्स लाएं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आएंगी तो आपकी इकॉनमी जो है वो हेल्दी परफॉर्म करेगी और बेहतर होगा।
आबिद क्यूम साहब, ये जो शुगर मिल्स में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की बात की है आज मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने, और बड़े इक़दामात के हवाले से, एक तो प्राइस फिक्स करने का कहा है, फिर उसके साथ हमने देखा कि गन्ने के काश्तकारों को वो पेमेंट भी कर दी गई है जो साल से रुकी हुई थी। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, मईशत को डॉक्यूमेंट करने का, ताकि पूरा प्रोसेस जब से क्रशिंग हो रही है, माल आ रहा है, और उसके बाद चीनी के बनने तक और फिर उसके निकलने तक सारे अमल पे एक ऑब्जर्वेशन होगी। इससे भी आप समझते हैं कि ज़ाहिर है इसका लॉन्ग टर्म ही इफेक्ट होगा, कुछ ही अरसे बाद हम फिर इसके असरात देखेंगे, और उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे कि पहले होता रहा है चीनी के हवाले से। देखिए, ये एक ब्लैक होल था पाकिस्तान के रेवेन्यू सिस्टम में कि दो जो सनतें थी, आपकी सिगरेट और जो आपका जो है ये शुगर, ये इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बड़ी एक टोटल जो है वो उसके रजिस्टर्ड डीलर्स कौन से हैं, कहाँ पे जा रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और इस पे जो टैक्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, और इसीलिए इस पर गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। सिगरेट में ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। जेहलम में जो वाक़या है, एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग जो अदारा है, वहाँ से शुरू हुआ और अब इसको शुगर पे लेके आ रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है इसको कंटेन करने में जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ताकि टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में आए, बजाय इसके कि उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर गवर्नमेंट पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब और शमसुल इस्लाम खान साहब, माहिर माशियात, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनी तौर पर मुश्किल फ़ैसले हैं हुकूमत मईशत के हवाले से उठा रही है, लेकिन हमने देखा कि जब मुश्किल फ़ैसले किए गए तो गुज़श्ता जो साल था उसका जो GDP था वो भी बेहतर था, लेकिन यकीनी तौर पर ये साल बहुत मुश्किल है, क्योंकि आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ, उसी के तनाजुर में, और हुकूमत कहती है कि हमने उस पर कम से कम टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, लेकिन जो और इक़दामात हो रहे हैं उसके नतीजे में आने वाले दिनों में शायद बेहतरी महसूस की जाए, लेकिन यकीनी तौर पर आवाम का मसला, बहुत बड़ा मसला महंगाई का है। हुकूमत कहती है कि उस महंगाई को काबू करने के लिए कोशिशें और हुकूमती इक़दामात जारी हैं, गवर्नेंस में बेहतरी लाई जाएगी, और ज़ाहिर है कि निचले लेवल पर जो इंतज़ामिया है उसका बड़ा अहम किरदार है गवर्नेंस के मामलात पर। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा है। उनकी अपनी जमात के भी कुछ अरकान थे, और फिर ज़ाहिर है कि बाकी जो अरकान थे उनकी तरफ से भी ये मुतालबा किया जा रहा था कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल काफ़ी पुरएतमाद नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें अक्सरियत की हिमायत बलूचिस्तान असम्बली के अंदर हासिल है। उन्होंने अपनी मुलाकातें भी की हैं। अब बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को बुलाया गया है, और उस इजलास में अब मालूम होगा कि नंबर्स गेम की क्या पोजीशन है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान जनाब लियाकत शावानी। बहुत बहुत शुक्रिया शावानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लियाकत शावानी साहब, क्या सूरत हाल है अदम एतमाद की? ये जो तहरीक पेश हुई है, नंबर गेम्स क्या हैं? वज़ीर आला तो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देते हैं। वो पुरएतमाद हैं और उनको कोलिशन पार्टनर्स की, बलूचिस्तान आवामी पार्टी के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। इस वजह से वो पुरएतमाद हैं। उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब का हिमायत हासिल है और उनकी जमात की हिमायत हासिल है। इस बुनियाद पर पुरएतमाद हैं, और इस बुनियाद पे भी यकीनन हम पुरएतमाद हैं, और कथन मायूस नहीं कि हमारे जो नाराज रुफका हैं उनको जो मनाने की कोशिश है, उस हवाले से भी वज़ीर आला साहब और हम सब पुरएतमाद हैं। हमें यकीन है कि जो हमने कोशिश की है दोस्तों को मिलने की, इंशाल्लाह वो भी बराबर साबित होंगे और अपने दोस्तों को भी इंशाल्लाह मना लेंगे। लियाकत शावानी साहब, ये जो नाराज़ अरकान हैं, इनके बुनियादी तौर पर मुतालबात क्या हैं? ये क्या कहते हैं? ये किस वजह से वज़ीर आला साहब से नाराज़ हैं? देखिए, इनका जो इन टोटो मजमूई तौर पर एक मुतालबा जो खुलकर सामने आया है वो ये है
उनको गिला रहा है कि वजीर आला साहब उनको ज्यादा वक्त नहीं देते थे, या मुलाकात में उनको दिक्कत का सामना रहता था, या फिर मुलाकात के लिए जब वो आते थे तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा कोई और बड़ा इनका मुतालबा या कंप्लेन सामने नहीं आया। और ये एक ऐसा मुतालबा है कि अभी आप देख लें, अगर 14 दोस्त नाराज हैं, 27 जो है उसी टीम में कोलिशन पार्टनर जाम कमाल साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो अगर वक्त का ही मसला होता तो बाकियों को क्यों नहीं है। लेकिन हम इस बहस में उलझे बगैर वजीर आला साहब फर्दन नाराज अरकान के घर जाके उनसे यही गुजारिशात करते रहे कि अगर ये आपका शिकायत है, आपका यही डिमांड है, तो इसको एड्रेस कर लिया गया। और कमिटमेंट ये है कि जिस तरह आप चाहेंगे जो शेड्यूल आप बनाते हैं, जिसका टाइम एलोकेट करते हैं मुलाकातों के लिए, तो वजीर आला साहब ने उस पर लब्बैक कह दिया है, इस मुतालबे को मान लिया। और दुनिया में तरीका कार भी यही है, जब कोई नाराज होता है, जिस बुनियाद पे नाराज होता है, अगर उस इशू को ही एड्रेस कर लिया जाए और उस पर कमिटमेंट हो जाए, तो फिर नाराजगी का कोई माना नहीं रहता। तो इसीलिए हम समझते हैं कि जब ये इशू किया जा चुका, तो नाराजगी को जिद की शक्ल देने से बेहतर है कि नाराज रफका अपने घर का मामला है, अपने घर बताएं और इख्तलाफात खत्म करें, और ये जो तहरीक इन्होंने पेश की है इसको वापस ले लें। अच्छा लियाकत साहब, वज़ीर आला साहब पहले भी इन दोस्तों से मिलते रहे हैं, अभी भी ज़ाहिर है असम्बली के इजलास में कुछ दिन बाकी हैं। आपको लगता है कि अब मज़ीद भी उनकी जो कोशिशें हैं अपने नाराज़ दोस्तों को मनाने की वो जारी रहेंगी, और आपको उम्मीद है कि इन दिनों में भी कुछ आपके साथी मान जाएंगे? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद है। हमारे साथी जो 14 नाराज हैं उनमें 11 बलिस्तान अवामी पार्टी के हैं, 2 हमारे कोलिशन पार्टनर BNP अवामी के, एक PTI का दोस्त भी उनमें शामिल हुआ है। लेकिन जो PTI बलूचिस्तान के पार्लियामेंट्री लीडर सरदार यार मोहम्मद साहब ने उनको मुतनब्बे किया है कि उसे बाहर सूरत पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। अगर उसको हम माइनस कर ले 13 बच जाते हैं, और उन 13 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6 से 7 ऐसे हमारे दोस्त हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के मूड में कथन नहीं है। और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट फेज में ये दोस्त जो है मान जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगी। और बाकी जो दोस्त ज्यादा नाराज हैं, एक्सट्रीम पे हैं, उनमें एक आध ऐसे दोस्त हैं जो 3 सालों में वक्तन फवक्तन नाराजगी का इज़हार करते रहे हैं, उनको भी इंशाल्लाह मनाने की जो कोशिश है वो जारी रहेगी। और जब तक हमारा आखिरी दोस्त नहीं मान जाता, उस वक्त तक उनको मनाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और उम्मीद का दामन, सब्र का दामन हम कथा नहीं छोड़ेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, ये हम सब पाकिस्तान के लिए यानी बाकी सूबों के अवाम के लिए ये हैरानकुन बात थी कि बलूचिस्तान में एक तहरीक अदम एतमाद आ गई है कि ऐसे वक्त में कि जब हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं, खुसूसन अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पर एक नया निगरान सेटअप है और अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पर है, मुसलसल दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है कि हमारा बॉर्डर है, बलूचिस्तान का बॉर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। बजाय इसके कि हम फोकस करते इन तमाम मामलात पे, हम बलूचिस्तान की तरक्की पर फोकस करते, अचानक से तहरीक अदम एतमाद का आ जाना ये हम सब के लिए हैरानकुन है। लियाकत शाहवानी साहब, ये हैरानकुन तो ये है खुजा ये कि हम इस सूरत-ए-हाल पे बेहतरी के लिए फोकस करते, बलूचिस्तान को 2 बॉर्डर टच करते हैं, पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर, बजाय के CM साहब के हम हाथ मजबूत करते। ये यकीनन हैरानगी की बात है कि हमारे कुछ नाराज रफका वो इस तमाम जो मौजूदी और मारूजी हालात हैं उससे नजरें हटा के वजीर आला साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई है। और उससे बढ़कर ये कि PDM की जो जमातें हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात है, महमूद खान चकरी साहब की जमात है, वो भी जो नाराज अरकान हैं उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और खुद उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि ये चिंगारी उनकी लगाई है, साजिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप एक ज़ीरक एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एनालिस्ट एंकर की हैसियत से इस्लामाबाद में वो बैठकर इन हालात को महसूस कर रहे हैं। और हमें अफसोस इस बात पे है कि हमारे जो इलेक्टेड अरकान हैं वो इस सूरत-ए-हाल से नजरें छुड़ाते हुए सिर्फ ज़िर्द और अना की बुनियाद पे, और PDM अपोजिशन वाले वो जाम कमाल साहब के साथ बुग़्ज़ और अनाज की बुनियाद पे
इस तहरीक को प्रोवोक कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पिछले महीने उन्होंने अपना तहरीक लाया था, करारदाद अदम एतमाद की, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है तो अपनी जमा किए अदम एतमाद की तहरीक से वो पीछे हट गए। अभी हमारे दोस्तों की जो नाराजगी है उसका फायदा उठाते हुए उनको आगे लगा दिया है, उनको तबकी दे रहे हैं और उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगर जमातों को एक तरफ रखा जाए, अगर इनको सियासतदान के तौर पे हम डिस्कस करें तो सियासतदान का बिल्कुल ये जिम्मेदारी है कि वो मखसूस हालात में जो पाक अफगान बॉर्डर पे बनी हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपना मस्बत किरदार अदा करते, लेकिन डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं इस सूरत हाल में। ठीक है, ठीक है। और उनसे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अदम इस्तेकाम की जो पीडीएम की साजिश है ये अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि वज़ीर आला जाम कमाल काफ़ी पुरएतमाद हैं और ये तहरीक अदम एतमाद नाकामी होगी। हम सबको मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे अमन व अमान को कायम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये कि हमारी सियासत तकसीम हो। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए दाइश मुसलसल चैलेंज बन रही है। इस बार तालिबान के गढ़ कंदहार को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। वहाँ की एक मस्जिद में धमाका हुआ और 60 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में शहीद हुए। एक माह के दौरान अफ़गानिस्तान में ये तीसरा हमला है या तीसरा खुदकुश धमाका है जो हुआ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान उमूर के माहिर जनाब समी यूसुफजई। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई साहब। मुसलसल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान के लिए अमन व अमान की जो सूरत हाल है और तालिबान की हुकूमत के लिए ये तशवीशनाक सूरत हाल है। यकीनन तालिबान ने जिस दिन काबुल पे कब्जा किया तो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पर अब लड़ाई, बम ब्लास्ट, खुदकुश हमले, सब कुछ का अख्तिताम हो गया। लेकिन तालिबान का ये दावा ज़्यादा देर तक दुरुस्त साबित नहीं हुआ। तालिबान के ऊपर हमला हुआ कंदहार काबुल शहर में, उसके बाद कुंदूज में हमला हुआ। कल एक ही जगह पर 3 खुदकुश हमलावरों ने अहले तशय्युअ के एक मस्जिद को कंदहार में टारगेट किया। तो यकीनन तालिबान के लिए एक नहायत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। उस पर प्रेशर बढ़ रही है, इकानमी भी ख़राब है, दुनिया से ताल्लुकात भी नहीं है और घर के अंदर दाइश से निपटने के लिए भी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है। क्योंकि तालिबान का एक नया हुकूमत है, उनका कोई काउंटर टेररिज्म कोई पॉलिसी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी तालिबान बेबस नज़र आ रही है और अब लगता है कि दाइश अब खुलकर मसाजिद और जो सॉफ्ट टारगेट्स है उनको टारगेट कर रही है। उसके बाद हमारी इत्तलात है कि वो तालिबान के लीडरशिप के पीछे भी पड़ी हुई है और तालिबान लीडरशिप को तालिबान ने बता दिया है कि वो होशियार रहे और दाइश उनके ऊपर भी बड़ी हमले कर सकते हैं। तो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत से चैलेंजों में इस वक्त तालिबान घेरे हुई है। इसमें समी साहब जो काउंटर स्ट्रेटजी भी तालिबान के पास कुछ है, एक तो ज़ाहिर है रेगुलर फोर्स है तो नहीं तालिबान के पास। पहले जो फोर्स थी वो तो तहलील हो गई, फिर तालिबान ने ये ऐलान तो किया था कि दोबारा से फोर्स बनाई जाएगी। कुछ उस हवाले से कुछ स्ट्रेटजीज, कोई इंटेलिजेंस के हवाले से कोई स्ट्रेटजी, या फिर ज़ाहिर है माशी सूरत हाल भी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। यकीनन तालिबान ने जो पहले दाइश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वो कुल्लड़ या जलालाबाद के किसी पहाड़ों में था। वहाँ पर दाइश का एक इलाकाई कंट्रोल था, तो उसके खिलाफ तो लड़ना जाहिर बात है तालिबान के लिए भी या किसी के लिए भी बड़ा आसान काम है और उन्होंने वो वहाँ से उनको निकाल दिया है। लेकिन जो शहरों की दाइश है, जो बहुत ही तालीम दाइश है, जो शहरों के लोग हैं, और अभी जो काबुल का जो दाइश है उसके बारे में बताया जाता है कि ये शहर के अंदर जो नौजवान है ये मॉडर्न तालीम याफ्ता है। दाइश के जो जुनूब में है वो पाकिस्तानी तालिबान और लोकल साबिका तालिबान ने मिलकर एक दाइश बनाया। लेकिन उसका जो काबुल का जो इस वक्त दाइश है जिसका सरबरा शहाब है, शहाब अल महाजर, जो कि खुद
काबुल काबुल का रहने वाला है, काबुल के शेवाल का, और वो इससे पहले काबुल शहर में एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था। उसके बाद वो हक्कानी नेटवर्क में चला गया और फिर बहुत लंबे वक्त तक वो तालिबान के अंदर से कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन तालिबान को इसका इल्म नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान में, उनको एक दूसरे के कमजोरियां बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो तालिबान के साथ तो काउंटर टेररिज्म कोई चीज़ नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है। और जो पहले जो NDS था, जो अमेरिकन थे, वो एक हद तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर दाइश का मुकाबला करने के लिए नाकाम थे। और तालिबान के लिए तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इस तरह कोई चीज़ अब तक है नहीं जिससे वो दाइश के इस तरह हमलों को रोक सके या उसका मुकाबला कर सके। ये ज़ाहिर है कि तालिबान तो एक अरसे के बाद आए हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत थी, अमेरिकन और नेटो फोर्सेस थी। समी यूसुफजई साहब, इस बारे में भी कुछ इतलात हैं कि ये दाइश जो वहाँ पे फ़र्ज़ किया मौजूद है, जहाँ जहाँ मौजूद है, उनके पास वसाइल मौजूद हैं, वसाइल मिल रहे हैं, या उन्होंने पहले से ये वसाइल जो है इकट्ठे कर रखे थे, क्योंकि वो इस मुनज़्ज़म तरीके से जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं? यकीनन एक स्ट्रक्चर मौजूद था, एक हमले हो रहे थे, मुसलसल हो रहे थे जब से दाइश बना है अफगानिस्तान में, जिसका इब्तिदा पाकिस्तान तहरीक तालिबान के एक मेंबर सईद खान ने किया, औरकजई। उसके बाद उन्होंने कई शहरों में इस तरह हमले किए, स्कूलों पर हमले किए, शिया पर हमले किए, अस्पतालों पर हमले किए। तो मेरे ख्याल में उनका एक ग्रुप ऐसा है जो कि इस वक्त में इंटैक्ट है, उनको आमदन भी आ रही है। और दूसरा ये कि इस वक्त सारी दुनिया में दाइश खामोश है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में वो कार्रवाई कर रही है। तो लगता है कि उसका दाइश का भी इस तरह हमलों के बाद उनका भी अफगानिस्तान की तरफ अटेंशन बढ़ रही है। जो दाइश किस्म का मिडल ईस्ट में उन्होंने तकरीबन उनका सफाया हो चुके हैं, तो यहाँ से वो दोबारा अपने खुद को मुनज़्ज़म कर रही है। और ये खबरें भी आ रही है कि जो मिडल ईस्ट का जो दाइश के लोग हैं वो भी अफगानिस्तान की तरफ भाग रही है। तो ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। हुकूमत कमज़ोर है, इकानमी नहीं है, लोग भाग रहे हैं। दूसरी तरफ से दाइश और तालिबान एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा होंगे, जो कि एक अफगानिस्तान को दोबारा बहुत ज़्यादा खतरात की तरफ ले जा सकते हैं, और बल्कि पूरी रीजन को एक खतरों में लपेट सकते हैं। अच्छा, इसमें समी साहब जो दोहा में मुज़ाकरात हुए तालिबान और अमेरिका के दरमियान, और ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था, आप उसके कुछ असरात या नताइज आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में मिल सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है तालिबान की जो डिमांड थी, एक तो वो यही थी कि जो उनके जो पैसे हैं जिनको फ्रीज़ किया गया है, वो पैसे रिलीज़ किए जाएं। उस हवाले से भी कुछ बर्फ़ पिघलती आपको नज़र आएगी मुस्तक़बिल करीब में, या फ़िलहाल सूरत हाल जूं की तूं हैं? बदकिस्मती से जिस तरह 9/11 के बाद तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो अफगानों के पास या उस वक्त करज़ई हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आई अफगानिस्तान के दोबारा आबादकारी के लिए। मेरे ख्याल में तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा किया तो उनके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो पुराना जो तस्वीर था तालिबान का उसको बदल दे, दुनिया के साथ अपनी ताल्लुकात बनाए, ख़वातीन और पर पाबंदी और ख़वातीन के तालीम पर पाबंदी और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, वो बड़ी आसानी से उससे निपट सकते थे। लेकिन इस वक्त तालिबान बज़िद है। तालिबान का ख्याल ये है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दिए है, अब मज़ीद हमें कोई चीज़ या काम करने की ज़रूरत ही नहीं। यही हमारी इकानमी भी है, यह हमारी स्टेट भी है, हमारी जमहूरियत भी है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का ख्याल है कि अब तालिबान तब्दील नहीं हुई। अब तब्दील अगर नहीं हुई तो मेरे ख्याल में मुस्तक़बिल में कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो कि मज़ीद तालिबान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को के दरमियान खलीज ला सकते हैं। इस वक्त भी तालिबान का एक मीटिंग हो रही है G20 मास्को में, वहाँ पर भी उनको तालिबान को बुला दिया गया। कतर भी गई और तुर्किया भी गई, लेकिन सब लोगों ने उनको यही बता दिया कि अगर आपको अपनी हुकूमत तस्लीम कराना हो तो अपने अमाल को बदलना पड़ेगा, और दुनिया ऐसा आसानी से आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ मौके ज़ाया हो रही है, और सबसे बढ़कर अफगान आवाम सफ़र हो रही है। इस वक्त कोई रास्ता नहीं अफगानिस्तान के जाने के लिए। लोग एक किस्म हबस में है, लोग दर्जनों दर्जनों हज़ारों हज़ारों तादाद में पाकिस्तान और ईरान की तरफ भाग रही है। तो मेरे ख्याल में तालिबान के पास इस वक्त ना कोई वसाइल है, ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई इस तरह टेक्निकल लोग हैं, ना टेक्नोक्रेट है जो इस सूरत हाल से उनको निकाल सके। और मेरे ख्याल में ये अब तालिबान के लिए एक
सरदर्द होंगे कि वो दाइश से भी अफगान अवाम को ना बचा सके, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी ना दे, तो फिर लोग तंग आमद बजंग आमद की मिसदाक वो मेरे ख्याल में तालिबान के खिलाफ गलियों कुचों में आएंगे बिलाखिर कि हमें कुछ डिलीवर भी और करना समी पड़ेगा। साहब मौसम सरमा भी आ गया है, इससे भी ज़ाहिर है मसाइल में इजाफा होगा। यकीनन मौसम सरमा बहुत बुरी तरह आ रही है। अफगानिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका भी निज़ाम नहीं है, गैस वगैरह जो आ रहे थे वो भी गुज़श्ता 2-3 महीनों से उसमें भी खलल है। पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर तकरीबन बंद है, 20-25% बिजनेस हो रही है, जो पहले 100% था वो ख़त्म हो गई है। तो लोगों में एक हरास है और तालिबान खुद वो